Welcome class 12. Today we are going to discuss about the terms related to depository system. In this video we will learn what are the concepts are related with the depository system. Before that we had learned the constituents of the deposit system. In there we had learned the depository participants, the beneficial owner and the issuer company. Now today we will learn what are the concepts are related to the depository systems. So the first concepts are dematerialization. What is the meaning of dematerialization? It is a process whereby a client can get physical certificate which is converted into electronic mode. Dematerialization इज़ अ प्रोसेस, एक तरह का प्रोसेस है जहाँ पे क्लाइंट्स अपने फिजिकल सर्टिफिकेट को इलेक्ट्रॉनिक वे में कन्वर्ट कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिकली वो उसे होल्ड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उसे इशू कर दे, इलेक्ट्रॉनिक उसे वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं. मीन्स वो उसे इलेक्ट्रॉनिक वे से मैनेज कर सकते हैं. दैट इज़ नोन एज द डीमेटेरियलाइजेशन. मीन्स इट इज़ कन्वर्जन ऑफ फिजिकल फॉर्म टू द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, दैट इज़ नोन एज द डीमेटेरियलाइजेशन. Okay, the client has to surrender the certificate along with the demat request form. The DP forwards this to the depository who in turn forward it to the issuer. यहाँ पे क्लाइंट क्या करेगा? यहाँ पे क्लाइंट अगर उससे अपने सर्टिफिकेट को डीमेटलाइज करवाना है, डीमेट फॉर्म में कन्वर्ट करवाना है, सो यहाँ पे वो अपने सर्टिफिकेट को एक डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म फिल करके कंपनी में सबमिट करना पड़ेगा अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ. ओके, एंड देन डीपी मीन्स डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट. दोज आर द इंटरमीडियरी और वी कैन से द एजेंट्स. वो क्या करेंगे? जो अपने कनेक्टेड डिपोजिटरी सिस्टम से वो उसको फॉरवर्ड करेंगे. ओके, एंड जब जो इश्यूअर कंपनी रहेगी उसका कंफर्मेशन मिलने के बाद द डिपोजिटरी क्या करेगी? उसको जो भी उनका डिपोजिटरी जो सिक्योरिटी सर्टिफिकेट रहेगा उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके उनकी सिक्योरिटी को उनके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट करवाएंगी. मीन्स जो डिपोजिटरी रहेंगी, जो भी डिपोजिटरी सिस्टम रहेगा, उसके थ्रू डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्लाइंट के अकाउंट में क्लाइंट के डीमेट अकाउंट ओपन करवाएंगे, बट आफ्टर द कंफर्मेशन ऑफ द इशूअर. इशूअर से कंफर्मेशन मिलने के बाद ही डिपोजिटरी सिस्टम के थ्रू डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट डीमेट अकाउंट में उनकी जो भी सिक्योरिटीज रहेगी उसको कन्वर्ट कर देंगी डीमेट अकाउंट में, और फिर उनके अकाउंट में वो क्या करेगी? उसको क्रेडिट करवाएंगे. मीन्स इट इज़ अ जस्ट सिंपल प्रोसेस कि किसी भी चीज़ को, किसी भी सिक्योरिटी को पेपर फॉर्म से मीन्स फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करवा देना, दैट इज़ नोन एज द डीमेटेरियलाइजेशन. और वो ये किसके थ्रू होएगा? ये जब तक क्लाइंट नहीं चाहेगा तब तक. मीन्स यहाँ पे क्लाइंट को सरेंडर करना पड़ेगा अपना खुद का सर्टिफिकेट विद द डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म. डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म फिल करके उसे डिपोजिटरी में देना पड़ेगा. मीन्स डिपोजिट पार्टिसिपेंट को देना पड़ेगा. देन डिपोजिट पार्टिसिपेंट क्या करेंगे? उसको डिपोजिट में सबमिट करेंगे, एंड आफ्टर द कंफर्मेशन डिपोजिटरी क्या करेगी? उनकी सिक्योरिटी को डीमेट अकाउंट में क्रेडिट करवाएगी. ओके, दैट इज ओनली द डीमेटेरियलाइजेशन. सेकेंड, रीमेटेरियलाइजेशन, जस्ट अपोजिट ऑफ द डीमेटेरियलाइजेशन. डीमेटेरियलाइजेशन में क्या होता है? फिजिकल सर्टिफिकेट इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रॉनिक मोड. मीन्स जो फिजिकल फॉर्म है, फिजिकल पेपर वर्क है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? इलेक्ट्रॉनिक वे में, इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो जाता है. ओके, यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट है. वहाँ पे जो भी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगी उसको वो कन्वर्ट हो जाएंगी किसमें? फिजिकल फॉर्म में. मीन्स वो फिजिकल सर्टिफिकेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिजिकल सर्टिफिकेट में प्रिंट होएंगे वो. दैट इज़ नोन एज द रीमेटेरियलाइजेशन. सो इट इज़ द प्रोसेस where client can get his electronic
होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज कन्वर्टेड इनटू द फिजिकल सर्टिफिकेट। मीन्स अब तक वो अपनी जो भी सर्टिफिकेट को इलेक्ट्रॉनिकली होल्ड कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक उसको मैनेज कर रहे थे, अब वो उस इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग जो उनकी सिक्योरिटीज़ है, अब वो उसको फिजिकल फॉर्म में होल्ड कर सकते हैं। मीन्स फिजिकली वो उसे होल्ड कर सकते हैं, फिजिकली फॉर्म में उसे अपने पास रख सकते हैं। ओके, सो दैट इज known as the rematerialization. Rematerialization is the process whereby a client can get his electronic holding of security, मतलब जो भी सिक्योरिटीज वो इलेक्ट्रॉनिक वे में होल्ड कर रहे थे, that will be converted into physical certificate। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फिजिकल सर्टिफिकेट में, मतलब वो पेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। जो सिर्फ अब तक ऑनलाइन था वो अब फिजिकली उनके हाथ में होगा, मीन्स पेपर फॉर्म में होगा। द क्लाइंट हैज़ टू गिव रिटर्न रिक्वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ RRF। यहाँ पे क्लाइंट को भी क्या करना पड़ेगा? यहाँ भी क्लाइंट को एक रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, यहाँ भी क्लाइंट को एक रिटर्न रिक्वेस्ट देना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ RRF। मतलब यहाँ भी उन्हें एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, रीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म। For the dematerialization, demat request form, that is the DRF, or for the rematerialization, remat request form, that is the RRF। क्लाइंट को ये फॉर्म फिल करके किसे देना पड़ेगा? ऑब्वियसली DP को देना पड़ेगा, हु इज द डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। देन अगेन डिपोजिट पार्टिसिपेंट फॉरवर्ड दिस फॉर्म टू द इश्यूअर। इश्यूअर को फॉरवर्ड करेंगे, एंड इश्यूअर या कंपनी को करेगी, डिपोजिटरी को करेगी, या फिर इश्यूअर को करेंगे डिपॉजिट पार्टिसिपेंट। अगर इश्यूअर को करते हैं तो इश्यूअर भी अपनी कनेक्टेड जो डिपॉजिट सिस्टम है उसको करेंगे, और डिपॉजिटरी किया तो डिपॉजिटरी तो है ही है, वो तो करेगी। ओके, बिकॉज उसके पास तो पूरा सिस्टम ही है डिपॉजिटरी का। सो हियर द इश्यूअर प्रिंट द सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे इश्यूअर क्या करेगा? जो भी सर्टिफिकेट्स हैं जो अब तक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में थे, उस इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट को कन्वर्ट करेंगे, प्रिंट करेंगे पेपर फॉर्म में, एंड देन सेंड देम टू द क्लाइंट, सो किसको भेजेंगे? क्लाइंट को भेजेंगे। और वही टाइम पे साइमल्टेनियसली वो कंफर्म करेंगे द एक्सेप्टेंस ऑफ द रीमेट रिक्वेस्ट टू द डिपोजिटरी। उसी समय वो उस डिपोजिटरी का रीमेट रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर लेंगे कि भाई आपने हमें रीमेट रिक्वेस्ट किया था फॉर्म के थ्रू, तो हमने उससे एक्सेप्ट कर लिया है और हम आपको सर्टिफिकेट प्रिंट करके दे रहे हैं। मतलब आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट जो भी था, सिक्योरिटी था, उसको हम फिजिकल फॉर्म में प्रिंट करके दे रहे हैं। डैट इज़ नोन एज द रीमेटराइजेशन। मतलब वो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक से फिजिकल फॉर्म में ट्रांसफ़र हो गया। So the depository via the DP debit account of the client with those security। यहाँ पे डिपोजिटरी क्या करेगी? DP के थ्रू, मतलब डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू उनके अकाउंट से जो भी सिक्योरिटीज़ है उस क्लाइंट की, वो क्या करेंगे? डेबिट कर लेंगे, मतलब निकाल लेंगे, बिकॉज उन्होंने तो उनको दे दिया है। ओके, नाउ थर्ड ये होगा रिमेटाइजेशन। हमने डिमेटाइजेशन देख लिया, डिमेटाइजेशन में क्या देखा कि यहाँ पे फिजिकल सर्टिफिकेट विल कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रॉनिक मोड। डिमेटाइजेशन जस्ट अपोजिट, जो भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में है उसको फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, दैट इज़ द डिमेटाइजेशन। ये दो कंसेप्ट क्लियर। नाउ फंगिबिलिटी। फंगिबिलिटी क्या होता है? इट इज़ द फाइनेंशियल टर्म। द फंगिबिलिटी मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग इंटरचेंजेबल। फंगिबिलिटी मीन्स वो स्टेट जहाँ पे वैल्यू जो होती है असेट्स की, वो क्या होगी? इंटरचेंजेबल होएगी, दैट इज नोन एज द फंगिबिलिटी। मतलब चेंज होगी, फ्लेक्सिबल होएगी उसकी वैल्यू, दैट इज नोन एज द फंगिबिलिटी। ओके, सम फाइनेंशियल असेट्स आर फंगिबल वाइल सम आर नॉट फंगिबल। कुछ ऐसे फाइनेंशियल असेट्स होते हैं जो फंगिबल होते हैं, मतलब जो इंटरचेंजेबल होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो इंटरचेंजेबल नहीं होते हैं, वो फ्लक्चुएट नहीं होते हैं, दैट इज नोन एज द नॉन फंगिबल। ओके, सो लेट्स सी व्हाट फन। हम एग्जांपल्स देखेंगे। टेक एग्जांपल, जैसे कि हम लोग लैंड की बात करें, लैंड इज नॉट अ फंगिबल एज एवरी यूनिट ऑफ लैंड। जो भी लैंड है, हम किसी भी लैंड की बात करें ना, तो सारे लैंड की क्या एक ही वैल्यू होती है? नो। अगर हम बात करें
किसी एक, अगर समय एक स्क्वायर फीट की बात करते हैं, ओके, तो हम वर्ल्ड में जितनी भी स्क्वायर फीट लैंड है, क्या सारी लैंड की एक ही वैल्यू है? नो। हर लैंड की जो यूनिट है, जो हर लैंड का जो यूनिट है, उसकी एक यूनिक क्वालिटी है और उसकी एक यूनिक वैल्यू है, ओके, जो अप और डाउन होती रहती है अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यू, विच एड्स और रिड्यूस इट्स वैल्यू, ओके। मतलब उसकी वैल्यू अप और डाउन होती है उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग। तो सारी जितनी भी लैंड है वर्ल्ड में या फिर दुनिया में कितनी बात करें हम, तो सारे जो लैंड की जो वैल्यू है वो सबकी एक है क्या? नहीं, सबकी अलग है, हर प्लेस की है। अगर हम नेटिव प्लेस में जाते हैं तो थोड़ा लो हो जाती है, टाउन एरिया में आते हैं तो लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, हम किसी लोकल प्लेस की बात करते हैं तो वहाँ पे लैंड की वैल्यू डाउन है। बट हम किसी अच्छे पॉश एरिया में जाते हैं या फिर किसी मिड सेंटर में जाते हैं तो वहाँ पे वैल्यू हाई फाई है, लग्जरियस प्लेस पे, ओके। तो यहाँ पे लैंड की जो वैल्यू है उसकी एक यूनिक क्वालिटी होती है। हर लैंड की यूनिट की क्या होती है? इट हैज़ अ यूनिक क्वालिटी, यूनिक आइडेंटिटी, यूनिक, हम लोग बोलते हैं यूनिक वैल्यू है वो, जो अपने डिमांड के अकॉर्डिंग रिड्यूस और अप होती रहती है। तो लैंड क्या है? लैंड इज़ नॉट अ फंगिबल, लैंड फंगिबल नहीं है, लैंड फंगिबल नहीं है, इट इज़ नॉट फंगिबल। बट हम बात करते हैं अगर किसी भी, हम, मैंने बोली कि लैंड फंगिबल नहीं है, मतलब कि अगर हम एक लैंड के बदले दूसरी लैंड ले सकते हैं क्या? नो, बिकॉज दोनों लैंड की जो क्वालिटी है, जो इसकी वैल्यू है वो यूनिक है, किसी की ज़्यादा होगी किसी की कम होगी, ओके, मतलब अलग अलग है। बट अगर हम नोट की बात करें, अगर हम 100 रुपीज़ की नोट की बात करें तो हम 100 रुपीज़ की किसी भी नोट के बदले कोई दूसरा 100 रुपीज़ का नोट एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब वो इंटरचेंजेबल है, वो इंटरचेंजेबल है, हम नोट को इंटरचेंज कर सकते हैं। 100 रुपीज़ के सेम वैल्यू की एक नोट ले लें, ओके, सपोज हमने 100 रुपीज़ के 2 नोट ले लिए, ओके, 2 करेंसी नोट ले लिए, सेम वैल्यू 100, हम एक के बदले दूसरे दे सकते हैं या फिर दूसरे के बदले पहला वाला ले सकते हैं, ओके। 100 रुपीज़ की नोट को हम कितनी बार हम उसको एक्सचेंज कर सकते हैं किसी के साथ भी, उसकी जो वैल्यू है वो कम ज़्यादा नहीं होगी, बिकॉज उसकी सेम वैल्यू हो तो 100 रुपीज़ तो 100 रुपीज़ ही होने वाली है, उसमें चेंजेस नहीं आएगा। सो जो करेंसी नोट है वो फंगिबल है, बिकॉज देयर हैज़ नो डिफरेंस, वो फंगिबल है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। बट लैंड को हम लैंड क्या, वो फंगिबल नहीं होती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट इंटरचेंजेबल। बट करेंसी ये इंटरचेंजेबल है। सो लाइक दैट, जो भी सिक्योरिटीज़, जो भी सिक्योरिटीज़ इलेक्ट्रॉनिक या फिर डिमेट फॉर्म में रहेंगी, दे आर फंगिबल, दे कैन इंटरचेंजेबल, वो क्या हो सकती है? इंटरचेंजेबल हो सकती है, दे आर इंटरचेंजेबल, दे आर सब्स्टिट्यूबल, हम उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एक के प्लेस पे दूसरी दे सकते हैं, दे आर सब्स्टिट्यूटेबल। और वो एक दूसरे से डिस्टिंग्विश भी नहीं होती, मतलब दे आर नॉट डिफ्रेंशिएट विच ईच अदर, दे आर नॉट differentiate or distinct from each other, okay. So let's see what are the example has given. The land is not fungible as every unit of land has its unique quality which adds to or reduce its value. Land जो है वो fungible नहीं होती है, वो interchangeable नहीं होती है, बिकॉज उसकी अलग यूनिट होती है, अलग क्वालिटी, एक यूनिट की अलग यूनिक क्वालिटी होती है। एक स्क्वायर फीट लैंड की, किसी भी एरिया का अगर एक स्क्वायर फीट की बात करें तो सारे जितने भी लैंड है वर्ल्ड में सबकी एक ही वैल्यू है क्या? नो। सो इट इज़ नॉट फंगिबल, वो फंगिबल नहीं है, ओके। बट करेंसी सेम वैल्यू की करेंसी है तो वो फंगिबल है, बिकॉज उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, देयर हैज़ नो डिफरेंस। तो जहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है वो फंगिबल है, जहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है फंगिबल है, जहाँ पे डिफरेंस है वो नॉट फंगिबल है। लाइक दैट द सिक्योरिटी इशूड बाय द सेम कंपनी ऑफ द सेम क्लास हैव सेम वैल्यू नो मैटर हु ओन देम। यहाँ पे अगर कोई कंपनी जो भी सिक्योरिटीज इशू कर रही है एक ही क्लास की, एक ही वैल्यू की, तो उस वो क्या है? फंगिबल है, वो क्या है? फंगिबल है, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक वे में, डिमेटराइजेशन वे में जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं दैट ऑल आर फंगिबल, बिकॉज उनकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आने वाला,
एक की बदली दूसरी, दूसरी की बदली तीसरी, मतलब जितनी भी उनकी सिक्योरिटीज़ हैं, ऑल आर फंगिबल, ऑल आर इंटरचेंजेबल, दे आर इंटरचेंजेबल, वी कैन सब्स्टिट्यूट फ्रॉम ईच अदर, ओके, दे आर नॉट डिफ्रेंशिएट विच ईच अदर, एक दूसरे से अलग नहीं है. सो सिक्योरिटी बी आर नो नोटेबल फीचर्स लाइक द डिस्टिंक्टिव नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, ऑफ फॉलो नंबर. वहाँ पे कोई भी डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं होता है इन डीमेटेरियलाइजेशन फॉर्म. याद रखना, डीमेटेरियलाइजेशन फॉर्म में कोई डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं होता, कोई फॉलो नंबर नहीं होता, कोई सर्टिफिकेट नंबर नहीं होता, ओके, बिकॉज दे आर द फंगिबल, वो इंटरचेंज है, सब एक ही, सबकी एक ही वैल्यू है, उसमें कुछ किसी की वैल्यू अप डाउन नहीं होने वाली है, ओके. सो ये हो गया हमारा फंगिबिलिटी, ये हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट था. ना फोर्थ, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर, डिपॉजिट सिस्टम से रिलेटेड, ये फोर्थ कॉन्सेप्ट है हमारा, ISIN, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर. ये एक तरह का कोड है जो सिक्योरिटीज़ की आइडेंटिफिकेशन नंबर को स्पेसिफाई करता है, ओके. इट इज़ अ कोड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज द स्पेसिफिक सिक्योरिटीज इशू, मतलब जो भी सिक्योरिटी इशू की जाती है उसकी जो आइडेंटिफिकेशंस है उसको यूनिकली स्पेसिफाई करना, ये एक कोड है, ओके. सो इट इज़ अ कोड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक सिक्योरिटी इशू. क्या है ये? जो भी सिक्योरिटी इशू की जाती है ये उसके लिए एक कोड रहता है, कोड नंबर रहता है जो उस सिक्योरिटीज को आइडेंटिफाई करता है यूनिकली, ओके, सबसे अलग. नाउ इट इज़ अलॉटेड बाय द कंट्री, ये कंट्री को अलॉट किया जाता है, बट किसके थ्रू? जो कंट्री की NNA होते हैं. अब NNA मतलब नेशनल नंबरिंग एजेंसीज. ये हर कंट्री, जो भी कंट्रीज डिमिटाइजेशन सिक्योरिटी इशू करती है, हर कंट्री को NNA, उस कंट्री के जो NNA होंगे मतलब नेशनल नंबरिंग एजेंसीज जो होंगी वो अलॉट करेंगी. क्या अलॉट करेंगी? ISIN. ISIN नंबर जो होगा, इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये उस पर्टिकुलर कंपनी की, उस पर्टिकुलर कंट्री की जो NNA एजेंसी होगी वो प्रोवाइड करेगी. सो ISIN इन एनी कंट्री अलॉटेड बाय दैट कंट्रीज NNA, मतलब कोई भी कंट्री अगर सिक्योरिटी डिमिटाइजेशन फॉर्म में इशूड कर रही है, ओके, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू करती है, तो उस कंट्री की जो NNA एजेंसी होगी वो उस कंट्री को ISIN नंबर इशू करेगी, ओके. ISIN इज अ स्टैंडर्ड नंबरिंग सिस्टम विच इज एक्सेप्टेड ग्लोबली. ये स्टैंडर्ड नंबरिंग सिस्टम है जो ग्लोबली एक्सेप्ट किया गया है, इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया है. अब ये जो NNA है ये कौन देता है? ये उस कंट्री की, सॉरी, ये NNA कौन है? ये तो एजेंसी है. पर्टिकुलर कंट्री में सबके एक NNA एजेंसी होती है, नेशनल नंबरिंग एजेंसी, सारी कंट्रीज की होती है. इंडिया में क्या है? अभी इंडिया में दो तरह की सिक्योरिटी इशूड की जाती है. एक गवर्नमेंट कंपनी करती है, एक जो गवर्नमेंट होती है वो सिक्योरिटी इशूड करती है. दूसरा कंपनीज जो हैं, हमारे इंडिया में कंपनीज भी सिक्योरिटी इशूड करती हैं और गवर्नमेंट भी सिक्योरिटी इशूड करती हैं. बट यहाँ पे क्या है, अगर कंपनी इशूड कर रही है, हमारे इंडिया में अगर कंपनी इशू कर रही है तो उसको ISIN, उसको ISIN कौन इशू कर रहा है? सेबी देगी. और अगर गवर्नमेंट इशू कर रही है तो उसको ISIN कौन दे रहा है? RBI देगी. तो हमारी कंपनी, हमारी कंट्री में हमारी NNA कौन है? फॉर द कंपनी, फॉर द कंपनी ISIN कौन देगा? सेबी देगी. मतलब कंपनी के लिए ISIN कौन दे रहा है? सेबी देगी. और गवर्नमेंट के लिए कौन दे रहा है? RBI देगी. अगर कंपनी सिक्योरिटी है तो सेबी इज द NNA, एंड फॉर द गवर्नमेंट सिक्योरिटी सो RBI is the NNA for the ISIN. Okay, let's see. The International Organization of Standardizations currently define ISIN's structure. International Organization of Standardizations currently define ISIN structure.
जो हमारी ISO है उसने क्या किया है करंटली, मतलब अभी रिसेंटली में ये क्या डिफाइन किया है, ISIN स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है। इन इंडिया इशूइंग ISIN टू सिक्योरिटीज इज असाइंड बाय द सेबी टू NSDL। हमारे इंडिया में जो कंपनीज सिक्योरिटी इशूड करती है उसके लिए सेबी क्या कर रही है, असाइन कर रही है। उसके लिए सेबी ने क्या किया है, ISIN असाइन किया है। सो कंपनीज के लिए, हमारे इंडिया में जो कंपनीज हो उसके लिए NNA कौन है, सेबी है। बट जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशूड की जाती है उसके लिए NNA कौन है, RBI है, बिकॉज RBI ISIN इशूड कर रही है। ओके तो अगर कंपनी है तो ISIN कौन प्रोवाइड करेगा, सेबी। गवर्नमेंट इशूड कर रही है तो ISIN कौन प्रोवाइड करेगा, RBI। नाउ ISIN कंसिस्ट 12 डिजिट अल्फा न्यूमेरिकल कोड। ISIN होता क्या, इट कंसिस्ट द 12 अल्फा न्यूमेरिकल कोड। ये 12 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिकल कोड होता है, विच अल्फा न्यूमेरिकल मीन्स विच इज इंक्लूडेड, उसमें अल्फ़ाबेट्स भी आएंगे एंड numbers also, means it included the alphabet and number both, that is known as the alphanumerical code, okay, which is divided into the 3 parts, the 3 part में divide रहेंगे। next, the company has to apply for ISIN for securities with document like prospectus। अब किसी कंपनी को, जो कंपनी सिक्योरिटी इशूड कर रही है, अगर उसको ISIN नंबर चाहिए तो अपनी सिक्योरिटीज के लिए, अगर इफ द कंपनी वांट द ISIN नंबर, सो फर्स्ट कंपनी हैव टू अप्लाई विद दिस डॉक्यूमेंट। उसको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, मतलब पूरे डॉक्यूमेंट के साथ उसको अप्लाई करना पड़ेगा फॉर द ISIN नंबर। लाइक प्रॉस्पेक्टस अपना देना पड़ेगा और बहुत सारे उसको जो भी उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, ओके, कमेंसमेंट के, इनकॉर्पोरेशन के, ये सारे फॉर्म उसको क्या करने पड़ेंगे, सबमिट करने पड़ेंगे, अप्लाई करने पड़ेंगे, प्रॉस्पेक्टस देने पड़ेंगे, देन ओनली ही विल गेट द ISIN नंबर। ओके सो ये था हमारा कंसेप्ट रिलेटेड विद द डिपॉजिट सिस्टम। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।